स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने आज शरह सूद को 12% पे बरकरार रखा है। एक तवक्को थी कि शायद इसको ग्रेजुअली मज़ीद नीचे ले जाना चाहिए, क्योंकि जो पिछले महीने का इन्फ्लेशन का नंबर था वो 1.5% था, 1.5%। एक साथ जुड़ा हुआ मसला है कि कोर इन्फ्लेशन निकालते हैं हमारे जो इकोनॉमिस्ट हैं, तो वो 7-8% पे कोई एक जगह पे आके अटक गया हुआ है, उसको नीचे नहीं जा रहा और उसकी बेशुमार वजूहत हैं। शायद उसी को एंटिसिपेट करके अभी ज़्यादा जो तेज़ रफ्तारी के साथ नीचे ले जाना चाहिए पॉलिसी रेट को, उससे स्टेट बैंक गुरेज कर रहा है। लेकिन अभी भी 11 और 8 के दरमियान में 12 और 8 के दरमियान में 4 परसेंटेज पॉइंट का डिफरेंस है और ये कमी इनको लानी चाहिए थी। लेकिन एक खौफ है हमारे हुकूमती हलकों में। जनवरी के महीने में $400 मिलियन का हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट हुआ ये है कि हमने जैसे जैसे शरह सूद को नीचे लाए हैं तो इंपोर्ट्स ऊपर जाना शुरू हो गई। इंपोर्ट्स ऊपर जाएँ तो हमारे पास डॉलर्स नहीं है देने के लिए। बरामदात और दरामदात में अभी भी फ़र्क इतना ज़्यादा है कि ये जो रिमिटेंसेस भेजते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, उसके साथ हम उसको मैनेज कर रहे हैं समहाउ, और कुछ इंटरबैंक से बाइंग करके जो पुराने कर्ज़े चुकाने हैं उसकी पेमेंट कर रहे हैं। अगर ये दो चीज़ें ना करें तो इस वक्त सूरत हाल कुछ अजीबोगरीब हो। अगर स्टेट बैंक इंटरवेंशन छोड़ दे तो हमारे जितने रिज़र्व्स अभी हैं वो रिज़र्व्स इतने नहीं रह सकते। बाहर से इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, जो ऑफिशियल कमिटमेंट्स के तहत भी पाकिस्तान को पैसे आने थे वो भी जितने वादे थे वो भी नहीं आ रहे। एक और सूरत हाल जो ख़राबी की तरफ इशारा करती है कि पाकिस्तान में ग्रोथ के नंबर्स बहुत अलार्मिंगली लो हैं। फर्स्ट क्वार्टर में 0.9% ग्रोथ है, 0.9%। और जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, जो एक इंडिकेटर होना चाहिए कि पाकिस्तान में रिवाइवल हो गई है, इंडस्ट्री चलना शुरू हो गई है, वो फर्स्ट हाफ के अंदर 1.6 परसेंटेज पॉइंट डिक्लाइन में नेगेटिव ग्रोथ है उसकी, और पिछले कई सालों से ये तनज़ली का शिकार नज़र आता है। तो अभी रिवाइवल के इम्कानात या आसार या कहें कि ये चीज़ें दुरुस्त होने लग गई हैं, अब हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है जो तसल्ली दी जा सके। तो इन्हीं चीज़ों को शायद एंटिसिपेट करते हुए एक कॉशियस सी अप्रोच, एक डरी सी अप्रोच अपनाई है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने। वैसे अगर पॉलिसी रेट को रिड्यूस करें तो फिस्कल साइड के ऊपर इसका फ़ायदा होता है। जो सूद की अदायगी में हमारे हज़ारों अरब जाते हैं हर साल, अब हर साल हम कई हज़ार रुपया सिर्फ सूद की अदायगी में देते हैं। तो अगर 1 परसेंटेज पॉइंट पॉलिसी रेट में फ़र्क आता है तो कोई 300-400 अरब रुपये बजट साइड के ऊपर फ़ायदा होता है, उसको हमने छेड़ा नहीं है। लेकिन ग्रोथ में ही आ जाएँ तो ग्रोथ में इस साल बहुत सारी परेशानियों में, जैसे इंडस्ट्रियल सेक्टर में मैंने लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का जिक्र किया, तो एक परेशानी वाला एरिया जो अल्लाह की रहमत से पाकिस्तान में फसलें उगाती हैं उसमें हमारा कमाल कोई नहीं। हम अपनी अकल और अपनी दानिश इस्तेमाल करते हुए अभी पर एकड़ यील्ड में भी इजाफा नहीं कर पाए। जो कुछ उगता है बस उसी पे अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। इस साल उसकी भी परेशानी है। पिछले साल हमने एक अहमकों वाली बात कहनी चाहिए कि अहमकों वाली हरकत की हुई है। वीट क्रॉप बहुत ज़्यादा थी, बाहर से वीट इंपोर्ट कर ली, इसमें या करप्शन है तो या नालायकी है, इसके अलावा तो दूसरा लफ्ज़ इसके लिए है नहीं। उससे वीट क्रॉप्स की जो प्रोड्यूस थी वो तो हो गई, लेकिन उसका ख़रीदार कोई नहीं था। कीमतें 4-5 हज़ार से गिरी हैं, ज़मीन पे आ गई 2.5-3 हज़ार पे। उससे इस दफ़ा खौफ है कि वीट क्रॉप कितनी होगी। कॉटन के ऊपर फियर है कि कॉटन शायद हम पिछले 10-15 सालों में लोएस्ट क्रॉप इस साल लेंगे। वेदर के और बेशुमार दीगर उसके असरात हो सकते हैं। तो ऐसे में हमें एक स्ट्रेटजी चाहिए कि अपना जो एग्रीकल्चर एरिया है जिसके ऊपर हम फसलें बो सकते हैं या मज़ीद ज़मीन जिसको हम नहरी बना सकते हैं उसके ऊपर काम करें। तो एक SIFC ने एक प्लान बनाया कि कुछ नई नहरें निकालते हैं, और नई नहरें निकालने के लिए जो एक आपके पास दस्तयाब ज़रिया है वो दरिया सिंध है, जिससे नहरें निकाल के आप कुछ इलाके को सैराब कर सकते हैं। सिंध में उसके ख़िलाफ़ आवाज़ें आती हैं, लेकिन आज जो आवाज़ आई है वो सबसे ज़्यादा तगड़ी आवाज़ भी है और बहुत ज़्यादा एक वार्निंग वाला मैसेज कहना चाहिए। सदर जो है जॉइंट सिटिंग से खिताब करते हुए एक पॉलिसी स्टेटमेंट देते होते हैं, और उसी पॉलिसी स्टेटमेंट में वो इसके ऊपर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। अपोजिशन ने बहुत एहतजाज किया उनके खिताब के ऊपर जॉइंट सेशन से, जो रवायती तौर पर तमाम अपोजिशन 90 की दहाई से गो बाबा गो के नारे लगना शुरू हुए थे गुलाम इसाक के ख़िलाफ़, तो तब से लेकर आज तक ये सिलसिला रुका नहीं। लेकिन आज सदर साहब ने कहा कि नहरों के ऊपर ये सुन लीजिए। My personal obligation as a patriotic Pakistani to caution the House and the government that some of your unilateral policies are causing grave strain on the Federation. In particular, the government's unilateral decision to carve out some canals from the Indus River system despite strong opposition from federating units. A proposal that I, as your president, cannot support. I urge this government to abandon this correct proposal and work together with the stakeholders to come up
with a viable, sustainable solution based on unanimous consensus among the Federal Union. जी, ये सदर साहब अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं कि यकतरफ़ा फ़ैसला जो है नहरें निकालने का दरियाए सिंध से, उसके ऊपर उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वज़ीर अली साहब हमारे साथ हैं। तारिक वज़ीर अली साहब से स्टार्ट करते हैं। तारिक वज़ीर अली साहब, इंटरनेशनल मार्केट में जो ऑयल प्राइसेस हैं उसमें एक मेजर रिडक्शन हमें नज़र आ रही है। अभी जब मैं आपसे प्रोग्राम कर रहा हूँ तो ब्रेंट जो है $70 से नीचे आ गया, 69.81 पे इस वक्त, और WTI जो है वो 66.53 पे है। तो इसका इम्पैक्ट पाकिस्तानी मार्केट में आपको कितना नज़र आता है, क्या एंटिसिपेशन है? ऐसा राउंड डीजल पे 12 रुपये होगा और पेट्रोल पे राउंड 8 रुपये की कमी आएगी। 12 और 8 की कमी आएगी। आज हम अखबारात में देख रहे थे कि एक आपका कोई इशू भी है रिफाइनरीज के साथ, वो क्या है? मैं अंडरस्टैंड नहीं कर सका, उसको एक वजाहत कर देंगे वो क्या इशू है? जी सर, मैं इसकी वजाहत कर देता हूँ। तमाम OMCs ऑयल रिफाइनरीज से प्रोडक्ट लेती हैं और प्रीवियसली जो मेथड चल रहा है वो ये है टेक एंड पे। आप जितना मटेरियल लेते हैं उसका पे कर देते हैं। लेकिन इस बार ऑल रिफाइनरीज ने आगरा को प्रपोज़ किया है कि आप इस मेकनिज़म को बदलें और इसको टेक आर पे लेके जाएं। यानी जो भी कोटा आप OMC को अलॉट करेंगे, अगर OMC वो कोटा नहीं अपलिफ्ट करती तो वो मस्ट पे करे। यानी आप मटेरियल उठाएं या ना उठाएं, आपको OMC रिफाइनरी को पे करना पड़ेगा। तो हमने आगरा को सजेस्ट किया है कोई भी ऐसा कानून या पॉलिसी ना बनाई जाए जिसमें OMCs को प्रॉब्लम आए। जी सही है। तो इसका एंड कंज्यूमर को क्या फ़ायदा है सर? सर एंड कंज्यूमर को तो वही फ़ायदा होगा जो गवर्नमेंट प्राइस देगी। इसका एंड कंज्यूमर से कोई ताल्लुक नहीं है। दुरुस्त है सर। इंटरनेशनल मार्केट पे एक दफ़ा दोबारा आपसे सवाल कर लूँ, ये जो रिडक्शन नज़र आ रही है तो इसका इम्पैक्ट कब पास ऑन होगा? ये जो हमें इंटरनेशनल मार्केट में अब प्राइस में कमी नज़र आ रही है? सर जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे यहाँ 15 दिन की प्राइसेस है। हर 15 दिन में जो एवरेज चल रही होती है इंटरनेशनल की, हम डायरेक्टली लिंक विद हैं गल्फ प्लेट से, उसमें जो कमी आती है उसी की मुनासबत से पाकिस्तानी मार्केट में हर 15 दिन के बाद जो गवर्नमेंट नई प्राइस अनाउंस करती है उस पर उसका इम्पेक्ट आ जाता है। अभी ये जो आप बता रहे हैं कि रिडक्शन आ रही है 15 तारीख के बाद, इसमें जो कमी है अराउंड 12 रुपये डीजल में और 8 रुपये पेट्रोल में देखने में नज़र आ रही है। अगर यही ट्रेंड बरकरार रहा तो ये होगी, अगर और ज़्यादा रिडक्शन हुई तो फिर प्राइस और कम हो सकती है। दुरुस्त है। और आज हमने एक ये भी खबर पड़ी कि IMF सजेस्ट कर रहा है कि जो आप फिक्स लेवी ले रहे हैं उसको 60 से बढ़ा के 70 कर दें। अगर वो कर दी गई तो फिर तो ये जो 12 रुपये डीजल में कमी होनी है वो तो लेवी में हुकूमत ले जाएगी। तो अराउंड 20 रुपये पर लीटर फ़र्क पड़ जाएगा। इससे पहले भी गवर्नमेंट काफ़ी हैवी लेवी ले रही है, ठीक है। अगर 20 रुपये और सजेस्ट हो जाता है तो ऑफ कोर्स 20 रुपये की प्राइस और बढ़ जाएगी, डायरेक्टली कंज्यूमर को इम्पैक्ट आएगा। दुरुस्त है। आप क्या सुजेस्ट करते हैं कि जो मौजूदा टैक्सेशन स्ट्रक्चर है ये काफ़ी है, इसको और नहीं छेड़ना चाहिए, इनएफिशिएंट हो जाएगी मार्केट, या और अभी गुंजाइश है कि और इसको छेड़ा जाए? सर हम तो ये कहते हैं जो पहले चल रहा है वही बहुत हैवी है, कंज्यूमर के लिए बहुत मुश्किल है, इसे कम करना चाहिए बजाय इसके बढ़ाने के। ये सेक्टर पहले ही बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन है और आवाम पहले ही परेशान है, इसलिए इस प्राइस को लेवी को और नहीं बढ़ाना चाहिए। एक लास्ट आपसे सवाल पूछ लूँ, ईरान से तेल स्मगल होने की बहुत शिकायत थी, क्या उसमें कोई कमी आई है या वैसे ही चल रहा है मामला? सर वो बहुत दफ़ा सुनने में आता है रुक गया, लेकिन अभी तक रुका नहीं। वही हमें इम्पेक्ट करता है, वही तमाम OMCs को इम्पेक्ट करता है, वही रिफाइनरीज को इम्पेक्ट करता है। और आपको बताऊं कि अराउंड 15 बिलियन महीने का और 200 बिलियन रुपया हर साल वो टैक्सीज हैं जो गवर्नमेंट नहीं ले पाती इस स्मगलिंग की वजह से। हमने 12 दफ़ा कोशिश की है, गवर्नमेंट को लेटर लिखे हैं कि इस स्मगलिंग को रोका जाए। इसकी वजह से गवर्नमेंट का भी नुकसान है, कंज्यूमर का भी नुकसान है, और इसके साथ साथ आप कह रहे हैं जो ईरान से तेल आ रहा है उसकी वजह से सालाना पाकिस्तान को 200 अरब रुपया सिर्फ टैक्स की मद में नुकसान हो रहा है। 200 अरब रुपया सालाना टैक्स का नुकसान है ईरानियन तेल की स्मगलिंग से। जी सर, हर साल 200 अरब का अराउंड 15 से 16 बिलियन हर माहाना गवर्नमेंट को लॉस हो रहा है। ये तो वो लॉस है जो गवर्नमेंट को हो रहा है, इसके साथ साथ पूरी इंडस्ट्री को जो लॉस हो रहा है, इसके साथ साथ जो गैर म्यारी तेल
आपकी गाड़ियों में डलता है, वो एक अलग लॉस है। तो इसलिए मेरी गवर्नमेंट से गुजारिश है, आपके ज़रिए मैं कहना चाहता हूँ कि इस स्मगलिंग को रोका जाए और मुल्क को फ़ायदा होगा।